आप सभी को सादर नमस्कार और सर आपको नमस्ते। नमस्ते। आज मैं उपस्थित हूँ एक लंबी वार्ता के लिए अपने गुरु और अपने शोध निर्देशक रहे सर प्रोफेसर राजेश मिश्रा सर के साथ और सर का सानिध्य बहुत मुश्किल में मिल पाता है। सर बहुत एकेडमिक कामों में आज भी बहुत व्यस्त रहते हैं, तो हम अपनी बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। सर के बारे में मैं संक्षेप में आप सभी को मैं बताती चलूँ कि सर बेहद लोकप्रिय शिक्षक रहे हैं और सर हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञाता और समाजशास्त्र विषय के प्रखर विद्वान रहे हैं और एक कई पीढ़ियों को सर ने बनाया, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स बने और कुछ प्रोफ़ेसर्स बने। हम लोग उसी का एक एग्ज़ाम्पल हैं और सर के हम संक्षेप में पहले मैं कुछ सर के बारे में आपको परिचित करा दूँ, फिर सर स्वयं अपने विषय में अगर मुझसे कुछ चीज़ें छूटी हुई होंगी तो उनको समेटने की कोशिश करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। तो सर जहाँ तक आपसे बातचीत मेरी हुई है कि आपने अंडर ग्रेजुएशन आगरा से किया। आगरा से आगरा यूनिवर्सिटी। जी, आगरा यूनिवर्सिटी से आपने किया और साइंस में किया। इसके बाद आपने पीजी भी वहीं से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका वहीं से हुआ। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, एमए सेकेंड ईयर में आपका वाइवा लेने प्रोफेसर बृजराज चौहान आए, जहाँ पर आपका उनसे गहरा संपर्क हुआ और उन्होंने आपको आमंत्रित किया एमफिल प्रोग्राम जो कि मेरठ यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था। मेरठ कॉलेज में शायद शुरू हुआ था। तो वहाँ से आपने सर के प्रोफेसर चौहान के सानिध्य में आपने एमफिल की डिग्री ली और इसके बाद पीएचडी भी किया। आपके एमफिल और पीएचडी दोनों एमफिल डिसर्टेशन और पीएचडी थीसिस का जो मुख्य विषय था वो था न्यू मिडिल क्लास और इसके पश्चात सर एक शिक्षण के क्षेत्र में 1979 में आए और सर का एकेडमिक करियर 1979 में मेरी पैदाइश के 1 साल बाद शुरू हुआ और सर ने राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज था दयानंद कॉलेज अजमेर में, जहाँ पर सर ने अध्यापन किया लगभग 4 माह तक और इसके बाद सर नैनीताल में कुमायूं यूनिवर्सिटी में चले गए, जहाँ 12 वर्ष आपने अध्यापन किया और इसके पश्चात 1991 में आप लखनऊ संप्रदाय जो समाजशास्त्र का लखनऊ संप्रदाय है उसका एक हिस्सा बन गए और ये आपकी ये भागीदारी 2 स्तरों पर रही। एक आप शिक्षक के रूप में इस संप्रदाय से जुड़े और दूसरा गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आप कहीं न कहीं इसका एक भाग बन गए। प्रोफेसर बृजराज चौहान आपके गुरु थे और प्रोफेसर बृजराज चौहान के गुरु प्रोफेसर डीएन मजूमदार जो कि लखनऊ संप्रदाय का एक भाग थे वो थे। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रोफेसर डीएन मजूमदार और फिर प्रोफेसर बृजराज चौहान, उसके बाद फिर आप और उन्हीं सबकी कड़ी में आगे मैं हम जैसे लोग भी आए, मैं भी हूँ। तो सर इसके अलावा एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सर आईएसएस में सेक्रेटरी भी थे, महासचिव रहे हैं वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक। सर बेहद लोकप्रिय शिक्षक रहे हैं। सर जब बोलते थे तो आस-पास की सारी क्लासेस बंद हो जाया करती थी और सब मंत्रमुग्ध होके सर हिंदी भाषा में बोलें या अंग्रेजी भाषा में बोलें सभी मंत्रमुग्ध होके सर को सुना करते थे। तो सर मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं लेकिन अगर कुछ चीज़ें छूट रही हों मेरे से तो प्लीज़ आप खुद बताएँ, आप अपने एकेडमिक जीवन के बारे में, अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में। बहुत-बहुत शुक्रिया कि तुमने मौका दिया कि मैं आज उत्तर प्रदेश के अपनी सोशियोलॉजी के बारे में कुछ बात कर सकूं। लखनऊ में लखनऊ तहज़ीब का एक कई शब्द हैं जो लखनऊ तहज़ीब के पर्याय बन गए हैं, पर्यायवाची कह लीजिए, पर्याय बन गए हैं। उनमें से है ज़रा नवाज़ी। तो पहला ज़रा नवाज़ी के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। और मैं अ, मैं विद्वान तो
नहीं कहता अपने आप को, न मानता हूँ, न शायद हूँ, एक विद्यार्थी रहा हूँ। और विद्यार्थी थोड़ा क्रोनिक विद्यार्थी रहा हूँ। लगभग 50 साल हो गए, 5 दशक हो गए कि मैंने सोशियोलॉजी को जब पढ़ना शुरू किया, 5 दशक हो चुके हैं, जी। तब से मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूँ। तो समाजशास्त्र का एक मैं क्रोनिक विद्यार्थी हूँ। तो क्रोनिक विद्यार्थी वही होगा जो एक क्रोनिक बीमारी जैसा हो, या वो जो जिसके समझ थोड़ी कम हो। मेरा ये मानना है कि सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है, हर साइंस है एक ऐसा विषय है जिसमें एक जीवन शायद कम है ज्ञान अर्जन के लिए। तो पहला तो ये। दूसरी बात कि मैंने जो आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके पश्चात आगरा जो मेट्रोपॉलिटन टाउन है, तो आगरा में यूनिवर्सिटी में ही 3 इंस्टीट्यूट्स थे जो यूनिवर्सिटी के कैंपस कह सकते हैं आप। उनमें से एक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस था, एक कन्हैयालाल मुंशी इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी एंड लिंग्विस्टिक्स था, और एक इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंसेस था। इन 3 इंस्टीट्यूट में कैंपस में मान लीजिए पढ़ाई होती थी। तो मैंने उसी इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेस में एमए किया। ये मैं बताता चलूं कि एमए उन दिनों आगरा में केवल इंस्टीट्यूट में ही था सोशियोलॉजी, बाकी किसी मशहूर कॉलेज में भी नहीं था। ना आगरा कॉलेज में था, ना सेंट जॉन्स कॉलेज में था। जो भी वहां के मशहूर कॉलेजेस थे उनमें एमए नहीं था। तो एमए सोशियोलॉजी करना है तो आपको आगरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, और वो उस जमाने में भी टेस्ट से एडमिशन होता। ये तो रहा संक्षिप्त सी बातचीत मेरे करियर के बारे में। मैं आगरा से मेरठ गया, और जैसा तुमने बताया मेरठ जाने का किस्सा ये है कि चौहान आए, मेरा वाइवा लिया, और मुझसे वाइवा लेने के एकदम उपरांत उसके बाद ही कहा, मैसेज भिजवाया कि आप इंतज़ार करें, आपसे मिलना चाहते हैं। जब वाइवा ख़त्म हो गया तो मुझसे मुलाकात हुई, और मुझे उन्होंने कहा कि आगे क्या करना है। मैंने कहा कि आगे मुझे अभी तो पढ़ना ही है सोशियोलॉजी। फिर उन्होंने बताया कि उनके यहाँ एमफिल प्रोग्राम है। मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ था, किसी ने बताया था, लेकिन ये बात शायद जुलाई में है, जुलाई की है। और उस समय तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और जेएनयू के एडमिशन एमफिल के खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। और एमफिल उस जमाने में केवल 3 ही जगह था। बाद में सितंबर में या अक्टूबर में उसी साल चंडीगढ़ में भी एमफिल प्रोग्राम शुरू हुआ था, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। खैर, इस बहाने मैं मेरठ चला आया, और मेरठ से मैंने प्रोफेसर चौहान के संपर्क में आया, और फिर आगे की सोशियोलॉजी मैंने उनसे ही सीखी। लेकिन आज भी मैं सोशियोलॉजी का आल्मा मैटर मैं आगरा के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस को मानता हूँ, वहाँ के अध्यापकों को मानता हूँ। कई अध्यापक थे, प्रोफेसर चंद्रा थे, सुशील चंद्रा थे, जो यहीं पढ़ाते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। बाद में प्रोफेसर होकर वो आगरा गए थे। इस मौके पर मुझे यूपी की सोशियोलॉजी को याद करने में एक मिस्टर बीडी सोनी का नाम जरूर याद करना चाहिए। वो आगरा के इंस्टीट्यूट के बड़े प्रखर और बड़े ही अपने हिसाब से बड़े ही मशहूर अध्यापक थे। अपने अंदाज के लिए, अपने स्टाइल के लिए वो प्रोडक्ट थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भी, जहां वो टीवी बॉटमोर के साथ थोड़े दिनों उन्होंने रिसर्च की थी, 3-4 साल। खैर, तो ये तो रहा मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड में तूने पूछा। जी। आखिरी बात जो इस बारे में मुझे करनी है वो लखनऊ के बारे में करनी है। जी। लखनऊ में 1991 में आया, 1991 में। जी। उस दौर में रीडर पोजीशन कही जाती थी। जी। तो रीडर होके आया था मैं। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरा पहला साबका था। थोड़ा बहुत चर्चा सुनी थी लखनऊ यूनिवर्सिटी की, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 मुखर्जीज की चर्चा सुनी थी। एक डीएन माजूमदार साहब की चर्चा सुनी थी, जो मेरे
अध्यापक के टीचर भी रहे थे। जी। हाँ, मैं एक और प्रोफेसर को भी जानता था, जिनको मैंने स्टूडेंट मास्टर में पढ़ा भी था, और वो थे प्रोफेसर ए.के. सरन। जी। उनका जो भी मैंने कुछ पढ़ा लिखा था, उससे मैं उनका कायल हो गया था, और उसने काफ़ी मुझे प्रभावित भी किया था उस दौर में, जी। उनके लेखन ने। तो ये मेरे लखनऊ से मेरा ये परिचय था, जी। और फिर बाद में तो मेरा जी। पूरा जी, रिटायर सर यहीं से हुआ। हम ये जो आज उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र में क्या समाजशास्त्र विषय में क्या विकास हुआ और उत्तर प्रदेश में सोशियोलॉजी को लेकर जो हम एक वार्ता के लिए आज बैठे हैं, तो इसकी शुरुआत हम यहीं से करना चाहेंगे कि जब उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र की बात की जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका पहला अध्याय कहीं न कहीं लखनऊ विश्वविद्यालय या लखनऊ संप्रदाय से ही शुरू होता है। तो आप यहीं से कुछ प्रकाश डालें और हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो अ, म मैं ये कह सकता हूँ, और इस बात को पे तर्क भी ला सकता हूँ, लेकिन फिलहाल तो कथन के रूप में ही कहना मुनासिब होगा कि उत्तर प्रदेश अ, एक अपने में एक हिंदुस्तान है। क्या बात है। इ इतन इसलिए कि उत्तर प्रदेश में अ, भाषाई डाइवर्सिटी भी रही है, जी। और हर किस्म की डाइवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में। एक विशालकाय प्रदेश है। अगर वो देश के रूप में शामिल किया जाए, तो पहले 5-6 देशों में शामिल हो सकता है। इतना विशालकाय है जी। जनसंख्या की दृष्टि से, जी। खास तौर से। भौगोलिक दृष्टि से भी जी। बड़ा व्यापक रहा है। पहाड़ भी उत्तर प्रदेश में रहे हैं, अब तो खैर पहाड़ अलग हो गया, जी, जहाँ मैंने उत्तराखंड अपना में चले गए। उत्तराखंड में चले गए। तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की सोशियोलॉजी में भी उत्तर प्रदेश अ, का एक महत्वपूर्ण योगदान कहें, आधारभूत योगदान है बल्कि। जी। बॉम्बे जिसको कहा जाता है, महाराष्ट्र बॉम्बे यूनिवर्सिटी, और उत्तर प्रदेश का लखनऊ। अ, ये यही दोनों जगह सोशियोलॉजी पनपी, विकसित हुई और परवान भी चढ़ी। हाँ, कोलकाता में भी रहा, लेकिन ये दो मुख्यतः जिन्होंने सोशियोलॉजी को पढ़ा लिखा और यहाँ विकसित हुआ। मुझे याद आता है कि सोशियोलॉजी अब 1921 में ये माना जाता है कि यहाँ यूनिवर्सिटी शुरू हुई, उसके साथ ही समाजशास्त्र विषय भी शुरू हुआ। तो अ, अ, थोड़ा-सा इतिहास यहीं से शुरू होता है उत्तर प्रदेश में, कि 2 प्रोफेसर्स 1921 में अपॉइंट हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी स्थापित होने के साथ। जी। एक थे प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी, जी। और एक थे बीरबल साहनी। जी। बीरबल साहनी जीव विज्ञान, बॉटनी इत्यादि के बड़े प्रखर विद्वान थे, जी। और राधा कमल मुखर्जी के बारे में हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञानों के प्रखर विद्वान थे। इन दोनों के दोनों ने जब यहाँ उन पर जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो फैकल्टीज बनाएं, तो जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बनी, उस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जब पढ़ाई लिखाई के लिए प्रारंभ हुआ, तो कोर्स जो बना वो इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का कोर्स बना। जी। और जीव विज्ञान की बात अलग है, उन्होंने जो बनाया 1921 में इसकी आधारशिला रखी गई, और 1922 से वास्तविक टीचिंग शुरू हुई, और 1922 तक आते-आते प्रोफेसर डीपी मुखर्जी का भी अपॉइंटमेंट यहाँ हो गया था, जो मुख्यतः सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए किया गया था। और 16 जुलाई एक तारीख है, जी। कभी-कभी 17 भी कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन 16 जुलाई है, जैसा कि राधा कमल मुखर्जी ने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है। जी। कि 16 जुलाई को पहली क्लास जो हम लोग मानते हैं सोशियोलॉजी की, या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी की क्लास, 16 जुलाई को रूम नंबर 5 और 6 जिसको कहा जाता है, उनमें से किसी एक रूम में हुई। जी। अब प्रॉक्टर ऑफिस बन गया है वहाँ। जी। वहाँ पहले, और वो कैनिंग कॉलेज कहलाता था, जी। तो कैनिंग कॉलेज से शुरू हुई, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पहले कैनिंग कॉलेज था। जी।
जब उसको यूनिवर्सिटी बनाया गया तो वहीं कैंपस डेवलप हुआ और इस तरह सोशियोलॉजी का प्रारंभ हुआ जो पूरे हिंदुस्तान में और भारत में भी। हालांकि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट पहले शुरू हो गया था और मैसूर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी काफी पहले से बीए लेवल पर पढ़ाई जाने लगी थी जी। लेकिन एक डिपार्टमेंट जो बनता है और डिपार्टमेंट में जो एक जिस तरीके से प्रारंभ होती है वो दो ही थे, एक बॉम्बे और एक लखनऊ। जी। तो इस तरीके से हिंदुस्तान की सोशियोलॉजी और यूपी की सोशियोलॉजी कोटर्मिनस है, जी। एक साथ शुरू हुई जी। यहाँ और वहाँ। जी। और सर मुझे याद आ रहा है कि बड़े लंबे समय तक लखनऊ यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पर सेशन की शुरुआत भी 16 जुलाई से ही हुआ करती थी। तो ये हमें एक ये फैक्ट शायद ये संज्ञान में रखना चाहिए। हम सभी लखनऊ संप्रदाय का एक हिस्सा हैं कि 16 जुलाई 1922 से हम सभी ने एक तरह से समाजशास्त्र का सफर तय करना शुरू किया या वो प्रस्थान बिंदु है आगे बढ़ने के लिए। तो जी। हाँ बताएं कुछ। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? बाद में सर मैं शायद ये कहना चाह रही थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ तो हो गया समाजशास्त्र का, लेकिन यहाँ की जो एक खास चीज थी, जैसे जो बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी था वो इंडिजीनियस अध्ययनों के लिए जाना जाता रहा और पुस्तकीय उपागम पर आधारित अध्ययन वहाँ किए जाते रहे। और लखनऊ विश्वविद्यालय में एक जो अनुभविक अध्ययनों की और फील्ड वर्क पर आधारित अध्ययनों की परंपरा शुरू हुई, कुछ उस पर आप प्रकाश डालें। जो भी आपने 2-3 नाम दिए जो इस परंपरा के जो शुरू करने वाले व्यक्ति थे। दो बातें पहले मैं शुरू कर दूं, इसमें कह दूं जी। कि ये एक विवाद है और हर विज्ञान में ऐसे विवाद होते ही हैं, होने भी चाहिए, तभी विज्ञान का विकास होता है। कि क्या बॉम्बे में जो भी सोशियोलॉजी पढ़ाई लिखाई गई और रिसर्च की गई उसको स्कूल कहना मुनासिब है या नहीं है, या लखनऊ में भी जो कुछ हुआ उसको स्कूल कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता, इसमें अलग अलग लोगों की ओपिनियन है। लेकिन मान लीजिए कि लखनऊ में सोशियोलॉजी का एक ट्रेडिशन शुरू हुआ, सोशियोलॉजी अपने आप में एक ट्रेडिशन के रूप में शुरू हुआ और लखनऊ में सोशियोलॉजी का एक ट्रेडिशन शुरू हुआ और वो ट्रेडिशन लखनऊ में ये जैसा आपने कहा कि वो एम्पिरिकल था, ये भी कहना मुनासिब नहीं है। जी। दोनों था, एम्पिरिकल भी था और अगर आप पुस्तकीय जिसको कहते हैं वो भी एक अंश के रूप में वहां मौजूद था। और बाद में जब ये विकासमान हुआ तो ये बात सामने भी आई। कैसे आई मैं अभी बता रहा हूँ कि लखनऊ में जब सोशियोलॉजी शुरू हुई तो इसमें कोई शक नहीं कि वो एक सोशल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में शुरू हुई थी, इकोनॉमिक्स का अंग थी। इकोनॉमिक्स ए था और सोशियोलॉजी बी थी। ये बी दो स्पेशलाइजेशन अलग अलग थे, डिपार्टमेंट एक ही था जो इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट था। अब इसमें खास बात देने की, पर्सनैलिटीज जब हम किसी विषय का, किसी डिसिप्लिन का इतिहास अगर के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो कई कॉन्टेक्स्ट हैं उसके, कई संदर्भ हैं। उनमें एक संदर्भ ये भी है कि एक तो हर विषय के विकास में पर्सनैलिटीज का, व्यक्तित्वों का बड़ा योगदान होता है और कभी कभी व्यक्तित्व बड़े करिश्माई बन जाते हैं। डीपी उनमें से एक थे, डीपी मुखर्जी। तो उनका तो योगदान होता ही है कि व्यक्तित्व का योगदान होता है, विजन देते हैं, इसका भी योगदान होता है। लेकिन कभी कभी उसमें जो वहां काम होते हैं, जो और लोग भी करते हैं, जो टीम होती है जो काम करती है, उनका भी एक विषय को विकास करने में योगदान। तो जो यहाँ समाजशास्त्र विकसित हुआ लखनऊ में खासतौर से, उसमें ये बात बड़ी मल्टीफेसेटेड रूप में आई। खुद अगर राधा कमल मुखर्जी के योगदानों की चर्चा की जाए तो उसकी अनेक
भाग हैं उसके, अनेक सेक्शंस हैं उसके, उसको किसी एक सीमित परिधि में नहीं बांधा जा सकता। जैसे वो रीजनल सोशियोलॉजी की भी बात करते हैं, जनसंख्या पे भी काम करते हैं, वो लैंड रिफॉर्म्स या रूरल स्ट्रक्चर पे, एग्रेरियन स्ट्रक्चर पे भी काम है, वर्किंग क्लास पर भी उनका काम है, उनका काम वैल्यूज पर भी है, मूल्यों पर भी है, विचार पर भी है, तो एक एक सिविलाइजेशन पर भी है, सभ्यताओं पर भी है, तो एक बड़ा मल्टीफेसेटेड काम है। तो हर काम कोई एम्पिरिकल नहीं है, कुछ काम केवल उनके एनालिटिकल या पुस्तकीय जिनको कहें वैसे भी है। उस अर्थ में तो नहीं है जैसे पुस्तकीय अभी तुमने जो चर्चा की, जो घुरिये के बारे में कहा जा सकता है, जो इरावती कर्वे के बारे में कहा जा सकता है, या और लोगों के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी है। आगे मैं ये भी कहूंगा कि ए.के. सरन का जो काम है वो तो मुख्य रूप से एम्पिरिकल की जगह पुस्तकीय है, पुस्तकों पर बड़ा बल है, या पुस्तकीय के से उसके ज्ञान पर बड़ा बल है, हालांकि उस पर उन्होंने काफी कुछ लिखा भी है। खैर, तो एक तो ये, दूसरा ये कि डी.एन. मजूमदार का जो इसमें योगदान था वो बहुत एम्पिरिकल था। डीपी मुखर्जी का काम एम्पिरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल भी था, एनालिटिकल भी था, लेकिन डी.एन. मजूमदार तो बहुत एम्पिरिकल थे। वो हर छुट्टियों, उनके लिए छुट्टियों का मतलब था फील्ड वर्क, आप जानती हैं, और वो फील्ड वर्क का ट्रेडिशन वहां से काफी आगे गया, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे गया। वो ब्रिटेन से लेके आए हमारे, हाँ ब्रिटेन से लेके आए, हमारे जो बी.आर. चौहान थे वहां तक आया, वहां से फिर हम लोगों में और जनरेशन में गया, हम लोगों से तुम लोगों की जनरेशन में आ गए, तो 3 पीढ़ियां आगे बढ़ाया, तो वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ गया, वो तो एक ट्रेडिशन वास्तव में बन गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एम्पिरिकल बहुत मजबूत था। लेकिन मैं कहना चाहता था कि थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, एम्पिरिकल के साथ थ्योरेटिकल और कुछ सीमा तक पुस्तकीय, खासतौर से ए.के. सरन, सेवाराम शर्मा, बाद में जो गोरखपुर पहुंचा प्रोफेसर नागेंद्र, एस.पी. नागेंद्र, इन लोगों के काम तो बहुत पुस्तकीय नेचर के काम। जी, लेकिन सर अभी जैसा कि आपने वो जिक्र किया मजूमदार साहब की, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश आप अगर प्रोफेसर बृजराज चौहान के काम पर भी डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी, हाँ, क्योंकि वो उन्हीं की श्रृंखला की अगली कड़ी थे जी, और फील्ड वर्क पर उनका भी बहुत ज्यादा बल था। मुझे लगता है कि मैं ब्रजराज चौहान के बहाने, प्रोफेसर ब्रजराज चौहान के बहाने जो लखनऊ ट्रेडिशन ऑफ सोशियोलॉजी है उस पर भी थोड़ी बात कह सकता हूँ। जैसे मैंने अभी से कहा कि लखनऊ ट्रेडिशन ऑफ सोशियोलॉजी में एक थ्योरेटिकल एनालिसिस की, एक निहित थ्योरेटिकल एनालिसिस, और वो तुमने अभी इंडिजिनस कह दी, वो विशिष्ट तो थी, अगर इंडिजिनस न भी कहा जाए, बहुत विशिष्ट थी। विशेष इस अर्थ में थी, एक जो डीपी मुखर्जी के बारे में जो मशहूर था, वो बात करनी मुनासिब होगी। डीपी मुखर्जी को खुद ये कहते थे कि मैं मार्क्सिस्ट नहीं हूं बल्कि मार्क्सियन हूं, और जब वो कहते थे कि वो मार्क्सिस्ट नहीं मार्क्सियन है, तो इसका मतलब था कि वो वाद नहीं बल्कि एक मार्क्स के विश्लेषण को एक साइंस मानकर चल रहे, और एक साइंटिफिक अप्रोच थी, ओपन थे, खुले थे, और ये उनके कुछ एनालिसिस में झलकता भी है। खास तौर से उनकी जो मॉडर्निटी और ट्रेडिशन की जो एनालिसिस है वो झलकता भी है, और मेरे हिसाब से वो सबसे पहली एनालिसिस है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की हिंदुस्तान के सोशियोलॉजी में। और उसमें जिस तरीके से उन्होंने ट्रेडिशन के मॉडर्नाइजेशन की बात की है, जो कि बात के और योगेंद्र सिंह तक में रिफ्लेक्ट करती है, कई नाम आते हैं उसमें, उनका खास ये बात है कि मॉडर्निटी का रैशनलाइजेशन ही ट्रेडिशन का मॉडर्नाइजेशन है। तो ये जो रैशनलाइजेशन की जो अप्रोच है वो उन तक चली आई, और उन्होंने जो मॉडर्निटी के नाम पर जो भी मॉडर्न हो रहा था
उसकी एनालिसिस में एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को, एक कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव को डाला। जी ये मैंने जानबूझ के बात कही। प्रोफेसर चौहान यहाँ एक स्टूडेंट थे। जी मुझे लगता है ये इस तरीके का एक थ्योरेटिकल जो एनालिसिस है, वो कहीं ना कहीं उसकी ट्रेनिंग प्रोफेसर चौहान में भी हुई। जी डीएन माजूमदार के साथ उन्होंने पीएचडी की, अंततः उन्हीं के स्टूडेंट बने। जी तो जब डीएन माजूमदार की एम्पिरिकल जो अप्रोच थी और जो फंक्शनलिज्म था, जी वो कहीं ना कहीं उनमें रिफ्लेक्ट किया। जी लेकिन जब हम उनका कोई भी अध्ययन पढ़ते हैं, जैसे राजस्थान विलेज ही पढ़ लीजिए जी या रूरल अर्बन इंटरकनेक्शन पर उनके अध्ययन पढ़ लीजिए, तो आप ये स्पष्ट पाते हैं कि एक हर अध्ययन के पीछे एक थ्योरेटिकल एनालिसिस, एक कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव वो इंटरवोवन है, वो अंतर्ग्रंथित है उसमें। जी और इसलिए ब्रजराज चौहान ने रियल सेंस ऑफ द टर्म लखनऊ ट्रेडिशन को एनरिच किया। जी और फिर उन्हीं के शब्द मुझे याद आते हैं कि उन्होंने बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट उसको, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, जिस संदर्भ में चल रहा था उसके परे जाकर उसको अप्लाई करने की कोशिश की, और इस तरीके से उन्होंने उसको कंट्रीब्यूट किया। कभी जब लखनऊ ट्रेडिशन ऑफ सोशियोलॉजी का पूरी तरीके से विवेचन होगा, मूल्यांकन होगा, तो उसमें केवल उन लोगों का मूल्यांकन नहीं होगा जो लखनऊ में रह गए, उन लोगों का मूल्यांकन हो गया जो लखनऊ से बाहर गए और उन्होंने उस ट्रेडिशन को एनरिच किया। उसमें 3-4 नाम गिनाने जरूरी हैं। और यही यूपी की सोशियोलॉजी का ट्रेडिशन बाहर जा रहा है। योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह ने इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया, जोधपुर में रहते हुए, जयपुर में रहते हुए और बाद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रहते हुए। एन बदन ने यहाँ रहते हुए लखनऊ में टीचर रहे और बाद में दिल्ली में रहे, दिल्ली में रहते हुए उसको आगे बढ़ाया। प्रोफेसर ब्रजराज चौहान, उन्होंने उस ट्रेडिशन को लखनऊ से बाहर मेरठ में उसको प्लांट किया और फिर उसे आगे बढ़ाया, फिर और उसमें एनरिच किया। तो प्रोफेसर चौहान का योगदान इस तरीके से मैं देखता हूँ। हालांकि बातचीत में इतना ही कहना काफी है, लेकिन इस पर पूरा एक रिसर्च पेपर लिखा, हाँ रिसर्च पेपर लिखा जा सकता है। तो सर ये तो रही लखनऊ ट्रेडिशन की बात, लेकिन इसके अलावा भी यूपी के अलग अलग स्थानों पर कैसे एक मतलब इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो या अध्ययन अध्यापन के रूप में कैसे समाजशास्त्र विकसित हुआ और किन किन विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ किया गया, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालें। इसके अनेक पक्ष हैं, 2-3 पक्ष का उजागर मैं कर सकता हूँ इस बातचीत में। एक पक्ष तो ये जो है थोड़ा सा पीरियोडिक है, ऐतिहासिक कह सकते हैं आप, कि सबसे पहले समाजशास्त्र तो यहीं पल्लवित हुआ, पनपा। लेकिन यहाँ के बाद उत्तर प्रदेश के जिन विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी विकसित हुए, उनमें मुझे ये प्रतीत होता है कि पहला जो सोशियोलॉजी का यहाँ से के बाद पल्लवित हुआ, तो देहरादून में जब प्रोफेसर आर.एन. सक्सेना यहाँ से चले गए, तो वो देहरादून में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की आधारशिला रखी। और ये आधारशिला 1954 में रखी गई। और उसी के कुछ समय बाद उन्होंने एक दूसरे सेंस में भी लखनऊ की सोशियोलॉजी को प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, व्यवसायिक रूप से। बॉम्बे ट्रेडिशन ने एक इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी नाम की संस्था बनाई हुई, और उनका जब ऐसी संस्था होती है तो उसका एक ऑर्गन कहलाता है, अंगी कहलाता है, एक जर्नल भी छपा करता था जिसको उन्होंने जो द सोशियोलॉजिकल बुलेटिन हम लोग जानते हैं। आर.एन. सक्सेना ने देहरादून में ही ये प्रयास किया कि एक और एसोसिएशन बने
जो एसोसिएशन जो नॉर्थ के लोग हैं या लखनऊ के से जुड़े हुए लोग हैं वो भी सम्मिलित हो पाए जिसमें, और उन्होंने एक ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। जी, और ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस एक न केवल एसोसिएशन थी बल्कि उसका कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गन भी था। अब जब ये दोनों मर्ज हो गई तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी संस्था है, जी, समिति है, जी, एसोसिएशन है, और उसके दो ऑर्गन्स हैं। एक अंग है उसका द सोशियोलॉजिकल बुलेटिन और एक अंग है उसका कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस। जी, ये दोनों अंग हैं, जी, ये मर्ज होने के बाद बने। जी, ये मर्ज होने से पहले कॉन्फ्रेंस एक अंग थी यहाँ की सोसाइटी का। तो यूपी के सोशियोलॉजी, अगर बॉम्बे स्कूल का कंट्रीब्यूशन इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है जी, तो मैं बात ये अंडरलाइन करना चाहता हूँ, जी, ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस जो अब हर साल होने लगी है जी, जी, वो लखनऊ स्कूल का कंट्रीब्यूशन, जी, प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन लखनऊ स्कूल जी, का। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात, वो जो इंस्टीट्यूट बना ऑफ सोशल साइंसेज वो आगे चलकर उसको ग्रांट मिली यूपी सरकार से और तमाम जगह से। जी, वो आगरे में एक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आगरा यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में वो स्थापित हुआ, जी, जो 55 माना जाता है, लेकिन उसमें जो टीचिंग थी सोशियोलॉजी की वो 57 में शुरू हुई। जी, और बाद में 2-1 वर्ष बाद वहाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाने लगी। जी, वही जहाँ से आपने पोस्ट मैंने ग्रेजुएशन वहीं किया। से पोस्ट ग्रेजुएशन किया जी, और वहाँ इंस्टीट्यूट में सोशियोलॉजी लखनऊ के बाद परवान चढ़ने लगी। जी, और वो इंस्टीट्यूट काफी अग्रणी भूमिका निभाई उत्तर प्रदेश में उसने। और मैं केवल कुछ नाम पर्सनैलिटीज की बात किए तो नाम ले सकता हूँ जी, जिन्होंने जो वहां पर 60s में और अर्ली 60s में सक्रिय थे। जी, उसमें प्रोफेसर ब्रजराज चौहान जो वहाँ उस समय रीडर थे, जी, प्रोफेसर एस.के. श्रीवास्तव जो बाद में बीएचयू के हेड बने, जी, बीएचयू में ही उन्होंने स्थापित किया समाजशास्त्र को, सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव वो थे वहां पर। जी, वहाँ सोशियोलॉजी में योगेंद्र सिंह थे, जी, योगेश अटल थे, डीएन धनागरे थे, बीडी सोनी का मैं नाम आपको गिनाई जी, चुका हूँ, जी, जी, आरएन सक्सेना थे, बाद में एससी चंद्रा, सुशील चंद्रा थे। जी, ये महत्वपूर्ण लोग थे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे। लोग भूल जाते हैं लखनऊ का एक कंट्रीब्यूशन एक और एरिया में भी है जिसको सुशील चंद्रा और अनेक अन्य लोगों ने आगे बढ़ाया। जी, वो है डेलिंक्वेंसी पर अध्ययन, जी, वो है डेवियंस पर, जो डेवियंस का डिपार्टमेंट, डेवियंस के बड़े अच्छे स्कॉलर रहे हैं लखनऊ के, जी, तो उसमें सुशील चंद्रा एक खास थे, जी, तो जो डेवियंस के अध्ययन किए, जी, तो उन्होंने वो वहां थे। तो इस तरीके से वहां की सोशियोलॉजी एक ज्यादा प्रस्फुटन में थी। जी, अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग थे। जो मुख्य रूप से जो अध्ययन है, जो शुरुआत हुई जी, डीएन धनागरे के अध्ययन की पेजेंट मूवमेंट पर, जी, उसकी शुरुआत वहीं पर टीचर्स के डिस्कशन में शुरू हुई थी। जी, धनागरे साहब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भी और उनके वहां के साथियों ने मुझसे शेयर किया कि कैसे पेजेंट मूवमेंट का विचार अध्ययन करने का वहां शुरू हुआ, जी, जो एक अपने आप में फिर एक हिस्टोरिक वर्क बना जी, डीएन धनागरे का। जी, इसी तरीके से एक पॉलिटिकल स्टडीज, गांव की जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जी, इलेक्शंस की एक बड़ी मशहूर स्टडी योगेश अटल ने इटावा प्रोजेक्ट के नाम से की, जी, वो भी वहीं उसकी आधारशिला रखी। मैं ये बताऊं किस वैरायटी की सोशियोलॉजी शुरू हुई। जी, इलेक्टोरल इलेक्शन की बड़ी मशहूर स्टडी है इटावा प्रोजेक्ट के नाम से, जी, वो अध्ययन की श्रृंखला बी आर चौहान के जो यूपी के अध्ययनों की श्रृंखला शुरू हुई, वो वहीं रहते हुए सबसे पहले शुरू हुई, जो यूपी के रूरल सोशियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन उनका वहां जी, बना। जी, इसी तरीके से अन्य साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी का भी एक इम्पोर्टेंट जगह रही है। एक, जहां तक मुझे याद है उनका नाम डॉक्टर प्रेम कुमार था, बाद में वो अमेरिका चले गए। वहां सोशल साइकोलॉजी के अध्ययनों की परंपरा भी शुरू हुई, जी, यानी कि एक बड़ी वैरायटी के रूप में आगरा का इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस सामने आया। जी, और वहाँ दो एक बड़े मशहूर मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स थे जिन्होंने अलग किस्म की स्टडीज वहाँ शुरू की, बीडी सोनी का नाम है, एजुकेशन पर उन्होंने
अपने अपनी एजुकेशन की एक मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण से उनकी एनालिसिस उन्होंने शुरू की। जी, केरल और यूपी को कंपेयर भी किया उन्होंने। जी, तो मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आगरा में एक दूसरा शुरू हो। जी, जी, जी। तो हाँ, इसके अलावा भी सर यूपी में गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम जी, भी आता जी, है जी, जी, और काशी विद्यापीठ का जी, नाम आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जी, नाम लिया जाता है। जी। उसके बारे में भी आप कुछ देखिए, बताएँ? जो अ, असल में जो महात्मा काशी गांधी काशी विद्यापीठ है, वो भी 1921 में स्थापित हुआ। जी, वो लेकिन एक वो एक्टिविज्म का, गांधीयन एक्टिविज्म का या भारत के नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ एक प्रयास था। जी, वो एक अलग किस्म का प्रयास था। जी, और उससे वहां पर तो मुझे सही नाम है तो भगवान प्रसाद जी थे, आचार्य नरेंद्र देव भी जुड़े रहे वहां। और वहां सोशियोलॉजी का पठन पाठन एक दूसरे स्टाइल में ग्रेजुएट लेवल पर शुरू हुआ। जी, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी था वो 1961 में वहां स्थापित हुआ। और 1961 में वहां मैं कह सकता हूं कि थोड़ा इस बारे में अलग अलग ख्याल है। बहुत से लोग मानते हैं कि इस किस्म का इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट वहां शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले गोरखपुर में डिपार्टमेंट, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदल गया है, जी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट शुरू हुआ, जिस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर गौर बाद में राजस्थान चले गए, इंद्रदेव, प्रोफेसर इंद्रदेव जो रायपुर में प्रोफेसर बने और लोक संस्कृति के बड़े मशहूर अध्येता रहे, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रहे वो, जी, प्रोफेसर इंद्रदेव, ये लोग वहां थे। 1963 में, जहां तक मुझे सही याद है, एसपी नागेंद्र, प्रोफेसर एसपी नागेंद्र जो लखनऊ में लेक्चरर थे, वो रीडर होके वहां गए जी, और उनकी सदारत में डिपार्टमेंट वहां ज्यादा पल्लवित होने लगा, बेहतर करने लगा। जी, और बाद में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, अब चूंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में गए थे यहाँ से, और वो एक ऐसे टीम के सदस्य कह सकते हैं आप, जी, या एक ऐसे ट्रेडिशन का पार्ट थे भारत लखनऊ स्कूल का, जो जिसको जिसको मैं पुस्तकीय श्रेणी में रखता हूँ। जी, वो था ट्रेडिशन के अध्ययन, हिंदू ट्रेडिशन का अध्ययन। यहाँ एक बड़ा मशहूर पेपर रहा हिंदू सोशल थियरी के नाम से लखनऊ में, जी, जो पढ़ाया जाता था। जी, जी, हमारे टाइम में भी वो और चलता था। ये कम लोगों को पता है कि जो हम लोग अभी बीए और एमए में जो भी कुछ पढ़ाते लिखाते हैं, जी, उसके कुछ ऐतिहासिक पेपर्स हैं, जो आप लोग पेपर्स कहते हैं, जी, जो जैसे एक बीए के लेवल पर इंडियन सोसाइटी का जो पेपर है, जी, इंडियन सोशल सिस्टम, अलग अलग हिंदू सोशल सिस्टम, तमाम नामों से पहले उसके नाम बदलते रहे। जी, वो पेपर लखनऊ के इसी प्रभाव में, जो लखनऊ का ट्रेडिशन पर अध्ययन पर बल था, जी, ये बताना आपको मुनासिब होगा कि इतिहास को याद करते हुए जी, कि ए.के. सरन के द्वारा जो लखनऊ ट्रेडिशन में एक योगदान है, बड़ा स्पेसिफिक किस्म का है। जी, उनका योगदान ये है कि लखनऊ जो इंडियन ट्रेडिशन है, जो हिंदू ट्रेडिशन है, वो बड़ा स्पेसिफिक ट्रेडिशन है, और वो एक मॉडर्न सोशियोलॉजी के विकल्प के रूप में एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं जी, कि ट्रेडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करना। वो एक ट्रेडिशनलिज्म कह सकते हैं आप। जी, वो जो ट्रेडिशनलिज्म जो था, वो मुख्य रूप से ए.के. सरन के प्रभाव में विकसित हुआ। उसके कई लोग बड़े पैरोकार थे, या उसके उसके उसी टीम के लोग थे, सेवाराम शर्मा जी जी, और प्रोफेसर एस.पी. नागेंद्र। जी, प्रोफेसर एस.पी. नागेंद्र जब गोरखपुर गए, तो उस अध्ययन के ट्रेडिशन को, लखनऊ ट्रेडिशन को वहां रोप दिया उन्होंने, जी, और वो एक अध्ययन की परंपरा वहां शुरू। जी, तो इस तरीके से एस.पी. नागेंद्र ने एक वहां शुरू किया। डी.एन. माजूमदार के एक और शिष्य थे, जी, जिनके बारे में भी मैंने चर्चा की, जो आगरा में गए थे रीडर होके, जी, सुरेंद्र श्रीवास्तव, एस.पी. श्रीवास्तव। जी, वो बीएचयू में पहले सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज वहां स्थापित हुआ, जी, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी स्थापित हुआ। उस डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर बने, हेड बने, जी, और वो डी.एन. माजूमदार के शिष्य थे।
तो एक वहाँ ट्रेडिशन पहुंच गया। हालांकि बाद में वहाँ नेपाली, एक प्रोफेसर नेपाली थे जो गोरखपुर में काम करते थे, वो पहुंच गए। एक प्रोफेसर सत्येंद्र त्रिपाठी थे जो जयपुर में थे, वो वहाँ पहुंच गए। और वहाँ अलग किस्म का एक बॉम्बे में बीएचयू में एक सोशियोलॉजी शुरू। तो ये बीएचयू का इतिहास है। तो मुख्य रूप से फिर मेरठ में बी आर चौहान साहब प्रोफेसर होकर पहुंच गए 1970-71 में। नई यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बनाया था। अब तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी, वो मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस कहलाता है। पहला वहां भी एक इंस्टीट्यूट बना था जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। वहां उस इंस्टीट्यूट में एमफिल पीएचडी भी प्रोग्राम होता था, केवल कोई एमए प्रोग्राम नहीं था। फिजिक्स था, कई डिपार्टमेंट थे वहां। उस इंस्टीट्यूट में उन्होंने सोशियोलॉजी को वहां स्थापित किया। और जो डीएन माजूमदार का जो एम्पिरिकल ट्रेडिशन था, उस एम्पिरिकल ट्रेडिशन को अपनी तरीके से और उसमें एक स्फेरिटिकल पर्सपेक्टिव को इनबिल्ट करते हुए, इंटरवोवन करते हुए, उन्होंने वहां एक डिपार्टमेंट स्थापित किया। और बड़े अच्छे काम हुए मेरठ में। तो ये कुछ मुख्य ग्रोथ है जो 70 तक ये ग्रोथ हुई तमाम जगह, लखनऊ के अलावा भी यूपी की सोशियोलॉजी। तो सर ये जो ट्रेडिशन जो 1920 के आसपास जो शुरू हुई, 21 के आसपास शुरू हुई और 70s तक बहुत रिच रही, तो आगे क्या कारण रहे कि वो कहीं बाधित होती हुई सी नजर आई और उस तरह की स्टडीज शायद सामने नहीं आ पाई? ये बड़ा गहन और गंभीर सवाल है। एक छोटी सी बातचीत में समेटना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा चूंकि सवाल ऐसा है। ये असल में सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का सवाल है, या यूं कहूं सोशियोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी का सवाल है। तो देखिए, हालांकि ये युग स्ट्रक्चर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का है, पोस्ट मॉडर्निज्म का भी कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो एक स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है वो हमें एक दिशा देता है इस बात को समझने की कि किसी भी समाज में शिक्षा, ज्ञान की विभिन्न परंपराओं, विभिन्न डिसिप्लिन्स, अनुशासन, इन सब का विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अगर निर्धारित नहीं होता, निर्धारित न माने, लेकिन प्रभावित होता है समाज में के स्तर पर अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के जारी रहते हैं। 70 का जो दशक है वो दशक बड़े उथल पुथल का भी दशक है भारत में। आंदोलनों का दौर है, तमाम किस्म के आंदोलन है। एक लिमिटेड पीरियड के लिए अथॉरिटेरियनिज्म भी आया जिसको इमरजेंसी कहा जाता है, ये तो पॉलिटिकल हो गया। इकोनॉमिक जो था, लोगों के डिसिल्यूजनमेंट का दौर भी है, जो भारत की पॉवर्टी से, इकोनॉमी से कुछ लोग डिसिल्यूजन हो रहे थे, विकास भी हो रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा, इसी दौर में हरित क्रांति भी हुई, लेकिन उसके रिपरकशन भी, नेगेटिव रिपरकशंस भी सामने आ रहे थे। तो वो भी एक दौर था। एक सपने के फेलियर का भी दौर है। अगर सांस्कृतिक या वैचारिक धरातल पे भारत को आजादी हुए लगभग 25 साल बीत रहे थे, 20 साल बीत रहे थे, तो एक डिसिल्यूजनमेंट का भी दौर है जो युवाओं में आ रहा था। तो एक स्तर पे कभी बातचीत होगी, एनार्की का भी दौर है, तमाम किस्म के दौर है। एक रोमांटिसिज्म जो हमारे नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, उसके भी समाप्ति का दौर है। तो इस सब के कारण भारत में जो भी समाज, संस्कृति, राजनीति और आर्थिक दौर से गुजर रहा था, उस सब के तमाम किस्म के परिणाम ज्ञान के विकास के लिए भी आने ही थे और तमाम संस्थाओं के लिए आने थे। तो मेरा मानना यह है कि हमारे जो विद्वान हैं वो उस चैलेंजेस को उस लेवल पर टैकल नहीं कर पाए, या उस चैलेंजेस को जवाब नहीं दे पाए, उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। तो शायद इसलिए सोशियोलॉजी थोड़ा
लड़खड़ाई भी, लेकिन यही मुनासिब नहीं हुआ कहना लड़खड़ाई। उस दौर ने भी एक नए प्रकार के सोशियोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पैदा किए हिंदुस्तान में। जी ये दौर बहुत सारे अनेक अलग किस्म के ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट का भी दौर है, जो सोशियोलॉजी में भारत में भी शुरू। जी, तो वर्तमान समय में सर जो नए हमारे शोधार्थी हैं, उनको किस प्रकार के अध्ययन करने चाहिए? और उत्तर प्रदेश राज्य की जो पृष्ठभूमि है सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक भी और जो विविधताएँ हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए नए विषय कहाँ से स्टूडेंट्स चुनें या किस-किस तरह के विषय उभर के सामने आ रहे हैं, शायद आप मेरी बात को अगर समझ पा रहे हों कि मतलब कैसे स्टडीज़ होनी चाहिए समाजशास्त्र के फील्ड में? देखिए, मुझे भी लग रहा है कि ऐसा नहीं है, हमारे जो यंग लोग हैं, वो आजकल नए किस्म के विषयों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, बहुत से लोग ग्लोबलाइजेशन के विभिन्न एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। आजकल बहुत से लोग दलित, विमेन, इन पे भी, औरतों के अध्ययनों पे भी काम करते हैं। तो बड़ा ही प्रोलिफरेशन हो रहा है विषयों का भी, और जो तमाम किस्म के यंग विद्यार्थी हैं, उस पे काम भी करते हैं। उस पर उनकी जिज्ञासाएँ भी हैं और वो प्रपोज़ भी करते हैं। ऐसा नहीं है तो मतलब कि लोग अध्ययन नहीं यूपी कर में रहे। कैसा समाजशास्त्र होना चाहिए? हाँ, वो पूरे हिंदुस्तान के बारे में कहा जा सकता है, वो यूपी के बारे में भी कहा जा सकता है कि लोग इस किस्म के अध्ययन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे यंग लोगों को जानता हूँ जो अक्सर इस किस्म के विषयों का डिस्कशन करते हैं। अभी 1-2 उसमें उदाहरण दे सकता हूँ। एक यंग स्कॉलर है जो लखनऊ के कहीं किसी कॉलेज में काम करती हैं। वो एक बार तो स्त्रियों के अध्ययनों के विषय के बारे में, वो यंग लड़कियों के पीरियड्स के अध्ययनों, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों के अध्ययन के बारे में चर्चा कर रही थी, वो कर रही हैं। जी, तो ऐसा ये बड़े इंटरेस्टिंग विषय हैं, लोग उठा रहे हैं, नए किस्म के विषय उठा रहे हैं। जी, लेकिन जिस ओर आप इशारा कर रही हैं, उस ओर मैं ये कहना चाहूँगा, हालाँकि ये ज़रा मैं पहले से ही एक कोई अपने को विद्यार्थी मानता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि केवल हम अ, एक क्लाइमेट के संकट से, एक प्राकृतिक संकट से ही नहीं गुजर रहे हैं, एक सभ्यता के रूप में। आर्थिक संकटों से ही नहीं गुजर रहे हैं। युद्ध के संकट भी छाए हुए हैं चारों तरफ, और चल भी रहे हैं, और अघोषित युद्ध चल रहे हैं। जी, और ऐसे युद्ध चल रहे हैं जो कभी-कभी मानवता को शर्म आती है कि भई बच्चे जहाँ औरतें मारी जा रही हैं। निर्दोष स्त्रियाँ मार रही। तो मेरा कहने का मतलब, इस किस्म के राजनीतिक संकट से भी गुजर रहे जी, हैं। बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल है। अ अ, समाज में ऐसी राजनीतिक शक्तियों का उदय हो रहा है जिसको हम अथॉरिटेरियनिज़्म कह सकते हैं। ये भी हम देखते हैं। जी, सांस्कृतिक उथल-पुथल का भी दौर है। पूरा हाँ, हम संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, लेकिन संस्कृति के ना, कभी-कभी ये लगता है ग्लोबलाइज़ेशन क्या सारी संस्कृतियों को हज़म कर जाएगा या बदल देगा? ये भी लग रहा है। जी, तो हम लोग सामाजिक स्तर पर भी बदलाव के दौर से गुज़र रहे हैं। ये बदलाव वही नहीं है जो पोस्ट मॉडर्निज़्म के नाते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इम्पैक्ट रखेगा। जी, हम वर्चुअल बनाम रियल के संसार में उलझ गए हैं। ऐसे रिश्ते जो वर्चुअल रिश्ते हैं और ऐसे रिश्ते जो रियल रिश्ते हैं, कौन रियल है, कौन वर्चुअल है, इस उलझाव में उलझे हुए हैं। जी, तो जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, जिनका अध्ययन हम करते हैं, वो भी है, वो भी बदल रहे हैं। इसलिए कि समूहगत परिवर्तन भी हो रहे हैं, और देखने में आ रहा है, परंपरा के नाम पर लोग जो ऑर्थोडॉक्सी, वो भी सामने आ रही है। जी, तो बड़े अजीब से समाज में है, और इसके और पिछले 4-5 साल जो हम लोगों ने गुजारे, जी, वो एक बड़े संकट के थे, प्राकृतिक संकट के, जो कोरोना के नाम से महामारी हमारे का यहाँ आ दौर गया। था। जी, लेकिन इस बारे में एक ही बात कहनी है मुझे। जी, मैं अभी कोई दृष्टि नहीं देना चाहता, ये बातचीत है। ऐसे संकट के दौर से जब मानवता गुजरी थी,
लगभग 200-250 साल पहले, जब औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के कारण या तमाम और चीज़ों के कारण जो हम एक आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक उथल-पुथल से गुज़रे थे, जी, उस दौर में ही एक समाजशास्त्र का, एक नए सामाजिक विज्ञान का जन्म हुआ था। जी, तो हम जैसे जो इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट हैं, जी, जो ऐसे आशावादी हैं जो तमाम हर जी, चीज़ के बावजूद हैं, उनको लगता है कि एक रास्ता निकल रहा है, लोग सोच रहे हैं, नई-नई जी। दृष्टियाँ दे रहे हैं। सर हमें बहुत आशावादी आखिरी रहना बात चाहिए। आखिरी बात मैं जो इस बारे में कहना चाहता हूँ, एक जर्मन वर्ड है ज़ाइटगाइस्ट का, जिसका मतलब ये है कि अ, दौर की स्पिरिट, दौर की आत्मा, हर दौर का ही एक स्पिरिट होती है, हर समय की एक स्पिरिट होती है ज़ाइटगाइस्ट। जी, ये जो ज़ाइटगाइस्ट है, अगर हम इसको चिह्नित कर लेंगे और इससे दो चार होंगे, तो शायद एक नए प्रकार के समाजशास्त्र का, नए तो नहीं, तो कम से कम समाजशास्त्र में कुछ नई दिशाओं का उदय हो। जी। सर हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र लगभग 100 वर्ष का सफ़र तय कर चुका है और निश्चित रूप से कुछ नए सिद्धांत रचे जाएँगे। एक नए प्रकार का समाजशास्त्र विकसित होगा और वो समाज के लिए संभवतः भविष्यवाणी भी कर सकेगा और नए-नए दृष्टिकोण भी, उपागम भी अध्ययन के दे सकेगा। सर अपनी आज की वार्ता को हम यहीं पर समाप्त करें अगर आप कुछ और बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं है, जर्मनी में पहला डिपार्टमेंट शायद 1919 में खुला था जी, या 1921 में खुला। जी, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि हमारे जो युवा साथी हैं, वो लोग समाजशास्त्र को आगे बढ़ाएँ। हुँ। शुक्रिया, तो आज की वार्ता के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। शुक्रिया। हम फिर किसी मंच पर मिलेंगे, किसी नए विषय पर वार्ता अच्छा, अच्छा। करने के लिए और हमारे साथ हमारी जो तकनीकी सहायक हैं और जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं, हमारी स्टूडेंट हैं, हमारी पीढ़ी की जो अगली कड़ी हैं, वो हैं रुचिता वर्मा। तो रुचिता आपको भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। हम सब फिर मिलेंगे। नमस्कार।